नमस्कार मित्रों, मैं संपत सिंह देवल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। साथियों, कल के वीडियो में हमने सर्वनाम शब्दों पर बात की थी। बात हुई थी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इन 6 सर्वनामों में से हमने पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों पर बात कर ली थी। दोस्तों, आज का अपना बिंदु है निश्चयवाचक सर्वनाम। परीक्षा की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां विद्यार्थी अक्सर सह गफलत में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी की निश्चित स्थिति का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें 2 शब्दों को पहले देख लीजिए आप, यही और वही। याद रहे, वह अन्य पुरुष में आता है और वही निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। एक तो यही और वही तो निश्चयवाचक सर्वनाम है ही। जैसे यही था, वही था, पास के लिए यही प्रयुक्त होगा और दूर के लिए वही प्रयुक्त होगा। साथ में निश्चयवाचक सर्वनाम समझने के लिए एक निश्चित फॉर्मेट है। मान लीजिए कोई भी सर्वनाम शब्द हो, उसके बाद या तो विशेषण आए, खूब सावधानी से सुने आप लोग, सर्वनाम के बाद या तो विशेषण आए या फिर कोई दूसरा सर्वनाम आ जाए और उनके बाद आए संज्ञा, फिर क्रिया। अगर यह स्थिति होती है मित्रों कि सर्वनाम शब्द हो, उसके बाद या तो विशेषण या अन्य सर्वनाम हो और उसके बाद संज्ञा आए, तो एक संभावना बनती है कि वहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। याद रहे, संभावना बनती है। तो आप श्योर कैसे होंगे कि यह निश्चयवाचक है या नहीं? यदि नंबर 1 पर प्रयुक्त यह सर्वनाम शब्द और ये जो संज्ञा है, ये दोनों एक पाए जाते हैं, अर्थात इस सर्वनाम को और संज्ञा को आप अलग करने की कोशिश करें और वो अलग नहीं हो, तो समझ लीजिए वो सर्वनाम है निश्चयवाचक। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, सर्वनाम शब्द है वह, इसके बाद विशेषण लेते हैं लंबा, लड़का कह रहा था, वह लंबा लड़का कह रहा था। यहां सर्वनाम है वह, उसके बाद विशेषण आया लंबा और फिर आई संज्ञा। यानी कि यह स्थिति हो गई है कि यहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम है या नहीं, यह जानने के लिए आप नंबर 1 पर प्रयुक्त वह सर्वनाम को संज्ञा यानी लड़का से जोड़ के देखिए। वह और लड़का यदि दोनों एक है तो निश्चयवाचक है। नंबर 1 पर प्रयुक्त सर्वनाम और नंबर 3 पर प्रयुक्त संज्ञा यदि दोनों एक होते हैं तो ध्यान रहे वो निश्चयवाचक होता है। जैसे वह लंबा लड़का कह रहा था, यहां वह कौन है? लड़का, और लड़का ही वह है, तो यह वह शब्द उस लड़के की निश्चित स्थिति बता रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रहे मित्रों, निश्चयवाचक को पहचानने के लिए सर्वनाम शब्द, उसके बाद या तो विशेषण होगा या अन्य सर्वनाम होगा और उसके बाद संज्ञा आएगी। और यह सर्वनाम और यह संज्ञा यदि एक होते हैं तो निश्चयवाचक होता है, नहीं है तो फिर वो निश्चयवाचक नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर फिर समझते हैं, वह लाल बस में बैठी है। पहले शब्द आया वह, सर्वनाम, उसके बाद आई लाल, विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषण, और फिर आई संज्ञा। जैसा फॉर्मेट हमने ऊपर तय किया था कि सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा, ये स्थिति हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये सर्वनाम और ये संज्ञा दोनों एक है या नहीं है।
वह लाल बस में बैठी है। क्या मित्रों यह वह शब्द बस के लिए आया है? यदि बस के लिए आया है तो यह निश्चयवाचक है, मगर वह लाल बस में बैठी है, यहां वह शब्द बस के लिए ना आकर बैठने वाली के लिए आया है, और वो बैठने वाली ना मैं हूं ना आप है, कोई और ही है। इसका मतलब यहां निश्चयवाचक न होकर यह अन्य पुरुष है। ऐसी स्थिति होने पर यह करना जरूरी है कि नंबर 1 और नंबर 3, पहला सर्वनाम और तीसरे नंबर की संज्ञा दोनों एक है या नहीं है। फिर देखिए ऐसा ही उदाहरण, वह लाल बस बाहर खड़ी है। हां जी मित्रों, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण और विशेषण के बाद संज्ञा। अब देखना है यह और यह नंबर 1 और नंबर 3 दोनों एक है या नहीं है। ध्यान रहे, एक है तो निश्चयवाचक है और नहीं है तो निश्चयवाचक नहीं है। वह लाल बस बाहर खड़ी है, यहां वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? बस के लिए हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, तो फिर यह निश्चयवाचक है। स्थिति इसमें भी यही है, सर्वनाम विशेषण और संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और संज्ञा, मगर यहां ये सर्वनाम और ये संज्ञा दोनों एक नहीं है, यहां ये सर्वनाम और ये संज्ञा दोनों एक है। इसलिए ऊपर वाला तो है अन्य पुरुष और नीचे वाला है निश्चयवाचक। देखिए मित्रों, उदाहरण के तौर पर एक बार फिर से, उसने बड़ा घर बेच दिया। उसने सर्वनाम, बड़ा विशेषण और घर संज्ञा। अब उसने और घर को देखना है, क्या उसने और घर दोनों एक है? क्या उसने शब्द घर के लिए आया है? यदि उसने शब्द घर के लिए आया है तो निश्चयवाचक है, और घर के लिए नहीं आया है तो फिर ये निश्चयवाचक नहीं है। तो दोस्तों उसने शब्द आया है बेचने वाले के लिए, न कि घर के लिए, और बेचने वाला कौन है? न तो लेखक है न पाठक है, वो कोई और ही है, इसलिए उसने शब्द यहां अन्य पुरुष होगा, न कि निश्चयवाचक। अब उस बड़े घर में भूत है। ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं पुराने घरों को लेकर। उस सर्वनाम, बड़ा विशेषण और घर संज्ञा। अब देखिए मित्रों, उस शब्द किसके लिए आया है? उस शब्द आया है घर के लिए। उस और घर दोनों एक है, इसलिए यहां उस जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह काली रात में पैदल जा रहा था। वह सर्वनाम, काली विशेषण और रात संज्ञा। मित्रों, क्या वह शब्द रात के लिए आया है? जरा विचारें। वह काली रात में पैदल जा रहा था, वह शब्द रात के लिए ना आकर किसके लिए आ रहा है? जो पैदल जा रहा था। और पैदल कौन जा रहा था? ना उत्तम पुरुष जा रहा था ना मध्यम पुरुष जा रहा था, तो ये अन्य पुरुष। मगर अब इसी प्रकार के उदाहरण को देखिए, वह काली रात आज भी याद है। यहां वह शब्द सर्वनाम, काली विशेषण और रात संज्ञा। यहां ये देखिए, वह और रात दोनों एक चीज है, इसलिए यह होगा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये ध्यान रहे, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण या अन्य सर्वनाम और फिर संज्ञा। अगर ये पहला और तीसरा दोनों एक होते हैं तो ये निश्चयवाचक होगा, नहीं है तो फिर आप देख लें वो सर्वनाम कौन सा है, वो उसका भेद होगा। मित्रों, सर्वनाम के बाद विशेषण और फिर संज्ञा के उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब मान लीजिए सर्वनाम के बाद फिर सर्वनाम हो और फिर संज्ञा हो। वह मेरा घर है। यहां वह सर्वनाम, मेरा सर्वनाम और घर संज्ञा। अब जरा देखिए, वह शब्द घर के लिए आया है या नहीं आया है? यदि वह और घर एक है तो फिर ये क्या है? ये निश्चयवाचक है। जी हां दोस्तों, ये
निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ख्याल रहे, निश्चयवाचक को पहचानने के दो तरीके हैं। यदि शब्द यही और वही है तो ये तो है ही निश्चयवाचक, मगर इसके अलावा यदि कोई सर्वनाम शब्द आए, उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद या तो विशेषण आ जाए या फिर कोई दूसरा सर्वनाम आए और फिर उसके बाद संज्ञा आए, तो आप देखिए ये नंबर 1 पर आने वाला सर्वनाम और नंबर 3 पर आने वाली संज्ञा, यदि ये दोनों एक है, इनको आप अलग अलग करना चाहो और ये अलग अलग नहीं हो तो ये निश्चयवाचक है। जैसे वे 7 दिन जल्दी कट गए, एक उदाहरण है ये। दूसरा है वे 7 दिन हमारे साथ थे। दोस्तों दोनों में सेम चीज आ रही है, सर्वनाम फिर विशेषण और फिर संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और फिर संज्ञा। अब आपको यह देखना है कि कहां सर्वनाम और संज्ञा दोनों एक है। वे 7 दिन, यहां ये वे शब्द किसके लिए आए हैं? दिनों के लिए आए हैं, तो ये तो है निश्चयवाचक। और वे 7 दिन हमारे साथ थे, यहां वे शब्द क्या दिनों के लिए आया है? जी नहीं दोस्तों, यहां वे शब्द उनके लिए आया है जो हमारे साथ थे, और उनके लिए आया है तो फिर ये अन्य पुरुष होगा। निश्चयवाचक के बाद अपना अगला बिंदु है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान रहे, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला या बोध कराने वाला। सर्वनाम संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द, और प्रश्नवाचक यानी प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द। मित्रों, सर्वनाम को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो शब्द है उसके उत्तर में यदि आपको संज्ञा मिलती है तो समझ जाओ वो सर्वनाम है। अब ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध हो और यदि उनका उत्तर दो और कोई संज्ञा आ जाए तो समझ जाओ वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। किताबों में आपने सरल सा समझा है कि प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, किसने, किसे, किससे, क्या। सजीव या मानव के लिए कौन, किसने, किसे, किससे, और निर्जीव के लिए क्या जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो प्रश्नवाचक सर्वनामों के बारे में। फिर कौन आया है, दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे हैं और कमरे के दरवाजे पे आके नॉक होता है तो हम कहते हैं बाहर कोई है, ये तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मगर आज यहां से बैठकर पूछेंगे कि बाहर कौन है, कौन है तो प्रश्न पूछा। अच्छा, इस कौन के उत्तर में क्या उत्तर मिल सकता है? संज्ञा। बाहर राम है, बाहर लड़का है, बाहर लड़की है, तो संज्ञा उत्तर मिला, तो संज्ञा की जगह पे ये प्रश्नवाचक शब्द आया, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने बुलाया है, तो संज्ञा ने बुलाया है, लड़के ने बुलाया है, लड़की ने बुलाया है, राम ने बुलाया है। किसे बुलाना है, लड़के को, लड़की को। किससे आया है, तो वहां आप साधन का नाम ले दोगे जो संज्ञा के रूप में है। क्या गिर गया, वहां पर भी आप वस्तु का नाम बता दोगे कि पत्थर गिर गया। तो ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का बोध तो होता हो मगर उत्तर में संज्ञा आना जरूरी है। मान लीजिए मित्रों, हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। विकल्प में है कौन, क्या, कैसे, किसे। अब ये सारे प्रश्न तो है, इन सारे शब्दों से प्रश्न पूछे तो जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। जिस शब्द के उत्तर में यदि हमें संज्ञा नहीं मिलती है तो वो सर्वनाम नहीं है। कौन आया है, यहां कौन का उत्तर लड़का, लड़की, यह संज्ञा मिल जाएगी, इसका मतलब ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहां क्या का उत्तर आपको पत्थर, फल, फूल कुछ भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी सर्वनाम है। कैसे, कैसे हो, इसका उत्तर है अच्छा हो।
यहां दोस्तों कैसे से हमें रीति का बोध होता है या विशेषण का बोध होता है, इसलिए ये संज्ञा के रूप में उत्तर नहीं देता है। किसे बुलाना है? लड़के को बुलाना है। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनके उत्तर में हमें संज्ञा मिल जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रहे, हर प्रश्न पूछने वाला शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता है। मित्रों, अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनका आपस में संबंध हो और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द है जो, सो, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जो, वो। देखो दोस्तों, संबंधवाचक से मतलब है ऐसा शब्द जिसका दूसरे शब्द से संबंध हो, मगर जब हम उनके उत्तर के रूप में संज्ञा लें तो दोनों का उत्तर एक ही संज्ञा आनी चाहिए। जैसे जो जागत है सो पावत है, यहां शब्द है जो और सो। अगर जो सो को हम हटाकर संज्ञा लाएंगे तो राम जागत है तो राम ही पावत है, तो जो की संज्ञा भी राम हुई और सो की संज्ञा भी राम हुई। इसलिए इन दोनों शब्दों का संबंध होने से यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे, उसे, तुम जिसे चाहो उसे बुला लो। तुम कौन सा सर्वनाम? मध्यम पुरुष। अब जिसे चाहो उसे बुला लो, तो तुम राम को चाहो तो राम को ही बुला लो। तो जिसे और उसे दोनों के लिए एक ही संज्ञा आई, इसलिए जिसे उसे भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम की लाठी राम की भैंस, संज्ञा की लाठी संज्ञा की भैंस। जो करेगा वो भरेगा, राम करेगा राम भरेगा। तो ऐसे शब्द जिनका आपस में संबंध हो और जिन्हें हम रिप्लेस करें और दोनों की जगह पे एक ही संज्ञा प्रयुक्त हो जाए तो समझ जाइए वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम में और किसी अन्य सर्वनाम में अंतर कैसे करना है। वाक्य है जिसने पाप किया उसे दंड मिलेगा। एक सर्वनाम शब्द है जिसने और दूसरा है उसे। जिसने पाप किया, इसका प्रश्न करें तो किसने पाप किया, और उत्तर में क्या मिलेगी? संज्ञा मिलेगी। संज्ञा रख लेते हैं राम, तो राम ने पाप किया तो राम को ही दंड मिलेगा। इसका मतलब जिसने और उसे दोनों की संज्ञा एक है, तो इस जिसने का और उसे का क्या हुआ? संबंध हुआ। तो यहां पर सर्वनाम होगा संबंधवाचक सर्वनाम। मगर ऐसे संबंधित शब्द आपस में नहीं दे और केवल इतना ही वाक्य दे दे कि उसे दंड मिलेगा, तो किसे दंड मिलेगा दोस्तों? न लेखक को मिलेगा, न पाठक को, न वक्ता को, न श्रोता को, किसी अन्य को मिलेगा। इसलिए उसे दंड मिलेगा, सिंपल इतना वाक्य आए, उसे दंड मिलेगा, ये तो होगा अन्य पुरुष। मगर अगर जोड़ा आता है और जोड़े में दोनों का संबंध होता है, जिसने उसे, तो वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिसका गम वही जाने, तो राम का गम तो राम ही जाने, संज्ञा का गम तो संज्ञा ही जाने, तो ये क्या होगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। मित्रों, अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो कर्ता के साथ प्रयुक्त होकर निजता का बोध कराते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और वे शब्द हैं स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, अपना, आप ही, आप ही, खुद ब खुद, मान लीजिए दोस्तों, इनमें से कोई सा भी शब्द कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में रहकर
तैयारी कर रहे हैं, अन्य लोगों से आपकी मित्रता हो गई है, अब आपका जो मित्र घनिष्ठ हो चुका है उसने आपको निमंत्रण पत्र दिया और निमंत्रण पत्र देते समय कहता है कि भाई तुझे जरूर आना है। उस समय जब निमंत्रण पत्र ले रहे हैं तब तो आप ये कहोगे कि मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, तो कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष। अब आज वो निश्चित दिन आ गया है और आप पहली बार उसके गांव जा रहे हैं। उधर बस ने जो है आपको उसके गांव से 2 किलोमीटर पहले उतार दिया है। आप उतरकर फोन करते हैं अपने मित्र को कि भाई मैं यहां से 2 किलोमीटर दूर उतर गया हूं, बता कैसे आना है। आपका मित्र कह रहा है कि तू वहीं रुक, मैं अभी आया। अब आपको यह पता है कि उसका आज वहां घर पे रहना कितना जरूरी है, इसलिए आप कह रहे हो तू रहने दे, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो पहले तो कहा मैं आ जाऊंगा, ये तो हुआ उत्तम पुरुष, मगर अब कह रहा मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो मैं के साथ अपने आप का प्रयोग होने से ये निजवाचक सर्वनाम बन जाएगा दोस्तों। हाँ मित्रों, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, मैं आ जाऊंगा, तुम आ जाना, वह आ जाएगा, ये 3 वाक्य हैं। इनमें तीनों में कर्ता है, पहले में है मैं, दूसरे में तुम और तीसरे में वह है। मैं जो है वह है उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह है अन्य पुरुष। अब इन तीनों वाक्यों के कर्ता कौन? मैं, तुम, वह। परिभाषा क्या है निजवाचक की? कि मान लीजिए कर्ता के साथ इनमें से कोई सा भी शब्द प्रयुक्त होता है तो वह निजवाचक बन जाता है। आप इन कर्ताओं के साथ इनमें से कोई से भी एक एक शब्द सेट करते जाइए और बनाते जाइए। जैसे मैं आ जाऊंगा तो इसके साथ स्वयं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो यहां पर स्वयं क्या हुआ? निजवाचक। तुम खुद आ जाना, तो यहां निजवाचक होगा खुद। वह अपने आप आ जाएगा, कई विद्यार्थियों के मन में आता है कि निजवाचक क्या मैं और स्वयं दोनों मिलकर है, तुम और खुद दोनों मिलकर है, वह और अपने आप दोनों मिलकर है? नहीं मित्रों, ये तीनों अलग सर्वनाम है, ये पुरुषी है अभी भी, मैं, तुम, वह। निजवाचक जो है स्वयं, खुद और अपने आप ही होगा। आवश्यक नहीं है ये चीजें सर्वनामों के साथ ही आए, ये तो संज्ञा के साथ भी तो आ सकती है। जैसे राम स्वयं आ जाएगा, वहां पर सर्वनाम कौन है? राम तो सर्वनाम होने से रहा, राम तो संज्ञा है, तो फिर निजवाचक कौन हुआ? स्वयं। राकेश खुद ब खुद जयपुर चला गया, यहां राकेश तो संज्ञा है, मगर खुद ब खुद जो है वो सर्वनाम है, और खुद ब खुद कौन सा सर्वनाम है? वो है निजवाचक। मित्रों, ये अपना दूसरा बिंदु यहां आकर कंप्लीट होता है, विकारी शब्दों में से सर्वनाम। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद। मित्रों, सर्वनामों से संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को हल करना है और इनके उत्तर अगले वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।